अच्छा ठीक है, समझ में आएगा। अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, मुझे बस ये बताओ। सेंट्रलाइजेशन नहीं समझ में आया। ऑर्डर में दो होता है, फिजिकल ऑर्डर और रिसोर्सेज। यस, सोशल ऑर्डर क्या है? ठीक है, दो क्वेश्चन है। सोशल ऑर्डर क्या है या नहीं समझ में आया। इस तरीके से पूरा 14 प्रिंसिपल किसी को नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, विल कम वन बाय वन। ठीक है, हम लोग चलते हैं। लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल, मैम मेरे को POM ही समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, यस। राजकुमार, कौन है राजकुमार? यस मैम। राजकुमार, आपने इसको समझने के लिए मेरे क्लास के बाद कितना एफर्ट लगाया? मैम मैंने एक आध दो वीडियोस देखे थे मैम। नहीं समझ में आया? नहीं मैम। आप स्कूल कॉलेज आ रहे हैं? यस मैम, मैं कॉलेज डेली आया था, बस ये 2 दिन मैंने कॉलेज मिस किया। नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्लास में मैं क्या कभी पूछती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, पूछती हूँ पूछते हैं। क्लास में, आप जवाब देते हो कि मुझे प्रॉब्लम है मैम? नो मैम। क्यों वेट कर रहे थे? एक दिन जब बल्क में प्रॉब्लम हो जाएगा तब पूछेंगे। इस बात का वेट कर रहे थे। चलो ठीक है, अभी वीडियो ऑन करो। अभी सब लोग वीडियो ऑन करो, क्योंकि बिना वीडियो ऑन के तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। मैं आप कुछ बोलना है क्या तुम्हें? रोमन राज सोनी, हाँ बोलो। मैम ये बोलना था कि जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा वो सारे ईयर्स एंड टर्म्स रिलेटेड पूछा जाएगा, तो उसके लिए हमें खुद से तो नोट्स बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैसे तुमको पढ़ता है, बुक से पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है, मैंने जो रेफरेंस दिया है उससे पढ़ना है, ये तो तुम खुद डिसाइड करोगे ना शिवम कि तुम्हें वो चीज कैसे समझ में आएगी। नोट्स बना के आप आएगी। समझाती हो बिल्कुल सही है मैम, लाइक अब एग्जाम में तो हम ईयर भी पूछा जाएगा तो ईयर वो तो याद करना पड़ेगा उससे तो उतना ज्यादा तो इसमें ईयर है नहीं। ये हिस्ट्री नहीं है, एक आध ईयर हो गए, इतना कुछ नहीं है कि ईयर्स आपको पूछा जाएगा। वी आर नॉट सो पर्टिकुलर। इसमें POM में कुछ इतना ईयर्स का नहीं है कि कब से क्या है। एक आध आपको याद है तो याद है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इवोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। ठीक है, ओके मैम, ठीक है, थोड़ा मैम ध्यान सिर्फ दो। आपका मैम सिर्फ आपका PDF पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कल। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, और भी क्या क्या नहीं समझ में आया पहले दिन से मुझे बताओ। पहला दिन में मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद मैंने बताया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। क्या नहीं समझ में आया इस पूरे में? पहला नोट्स है। अभी प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया, ओके। और बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट, मैंने जो भी बोला अभी 4-5 पॉइंट वो समझ में आया? इसमें आपको कहाँ डिफिकल्टी है? अब सब लोग मोबाइल रख लो, ठीक है ना? आई न्यू कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। नाउ आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, सब थोड़ा थोड़ा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आपका एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है ना? आपको जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है आप मुझे वो पॉइंट पे पूछिए कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया। अगर सारे पॉइंट्स के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसमें नहीं समझ में आया तो आप सारे पॉइंट्स के अंदर बोलिए कि मैम यहाँ नहीं समझ में आया। पूरा रिविजन का मतलब कि हम हमेशा यही करते रह जाएंगे, फिर आगे सिलेबस एग्जाम में पूरा पूछेगा ना। यस, अभी एक जैसे पूछा उसने कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस नहीं समझ में आया। आपको भी क्या नहीं समझ में आया बताओ ना मुझे, एक पॉइंट बताओगे तभी तो मैं क्लियर कर पाऊंगी। इधर क्या इफेक्टिवनेस नहीं समझ में आया? ओके, आज समझ में पक्का आ जाएगा। और कुछ? बस तुम लोगों से एक ही गुजारिश है कि थोड़ा अटेंटिव रहो, फिर मैं देखती हूँ कैसे समझ में नहीं आता है। राइट, 3 क्वेश्चन है।
उसको बोलो मैंने अभी कुछ बोला है। क्या बोला है? different. थोड़ा अटेंटिव रहने के लिए, तभी तो मैं समझा पाऊंगी। 3 क्वेश्चन है। एक है इफेक्टिवनेस, दूसरा है इफेक्टिवनेस के बाद Differentiation versus उससे पहले एक क्वेश्चन था सोशल ऑर्डर, ये तुम्हारा ही क्वेश्चन था, भूल गए ना? ठीक है, इफेक्टिवनेस, सोशल ऑर्डर एंड तीसरा है डिफरेंस। ठीक है, वो भी लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन manager. एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और एक है सेंट्रलाइजेशन, राइट? ये 4 वर्ड्स है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और कुछ जो आपके प्रॉब्लम्स है बोलिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल और कुछ जो नहीं समझ में आया, और कोई पॉइंट? इतने पॉइंट अभी समझा दूं? ठीक है, सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन से शुरू करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ऑर्डर होता है। हाँ, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्लास में? किसी को समझ में आया था? शुभम, where are you? I'm searching you. Can you explain this centralization? No? All power at one place. At one point, yes. All power of decision making is centralized at one point. ठीक है, जब सारे Important. डिसीजन मेकिंग पावर, तो बहुत शांत हो आज, कुछ प्रॉब्लम है? Yes. Any problem? ठीक है ना, अभी क्लास में हो ना तो रूम से बाहर, फिर जाना तो जो भी करना होता है। ठीक है, सुबह बी हियर, ठीक है ना? इतना सीरियस कुछ नहीं लेते। घर में सब ठीक है ना? फैमिली में ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? जाने दो, दुनिया बाहर में जाए। नाउ कम हियर। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मींस यहाँ रहो, तभी मैं समझा पाऊंगी। प्रॉब्लम ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि when all the powers of decision making is centralized at one point, यानी सारे डिसीजन एक ही पॉइंट पे लिए जा रहे हैं। आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है आपके फैमिली में। एवरीथिंग, एवरी डिसीजन हैज बीन मेड बाय योर पेरेंट्स ओनली और बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। सिर्फ आपके माता पिता या जो आपके दादा दादी है वही डिसीजंस ले रहे हैं। माता पिता को भी वही फॉलो करना, आप लोगों को भी वही फॉलो करना, आपसे जो छोटे हैं उम्र में आपके घर में उनको भी वही डिसीजंस सिर्फ फॉलो ही करना है। आपको डिसीजंस लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप कौन से कलर का कपड़ा पहनिएगा, आप क्या खाना खाइएगा, मीठा या नमकीन आपको पसंद है, आपको कौन से स्कूल में पढ़ना है, आपको क्या कोर्स पढ़ना है, सारे डिसीजंस आप नहीं ले सकते हैं। आपको बता दिया गया है, आपको वो करना है, राइट? तो सेंट्रलाइज का मतलब समझ लिए, अभी समझ में आया? एक ही जगह सारे निर्णय हो रहे हैं और सबको बस वो फॉलो करना है। जो आपको काम दे दिया मैंने वो आपको करना। ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले हुआ करती थी वो सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होता था वहां पे, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते थे वो सारे मैनेजमेंट के बिहाफ में डिसीजन ले लेते थे कि कैसे क्या काम करना। सारे पॉलिसी, सारे प्लान, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, छोटे हो बड़े हो, इम्पोर्टेंट हो नहीं इम्पोर्टेंट हो, सारे डिसीजन कौन लेता था? एक लेवल पे बैठा हुआ आदमी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर। Ma'am, here centralization stands for only making policies or power. पावर जो दिया जाता है वो डिसीजन लेने के लिए दिया जाता है। पावर का कोई मतलब नहीं है। ऑल द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग मैंने कहा, तो डिसीजन Only मेकिंग for इम्पोर्टेंट है making ना? policies. हाँ, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि चार, अभी हमारे देश में भी क्या है, 2 तरह का पावर, एक सेंट्रल पावर, एक स्टेट पावर। बहुत सारी ऐसी विषय है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ स्टेट बनाती है नियम कानून, सेंट्रल का उसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। और बहुत सारी सूची ऐसी है, विषय ऐसे जिसमें सिर्फ सेंट्रल बनाते हैं, और कुछ होते हैं समावर्ती सूची, मालूम होगा ना, जिसमें दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं। दैट मींस आवर कंट्री इज फॉलोइंग डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। समझ में आया? जहाँ पे अलग अलग लेवल पे डिसीजन मेकिंग के लिए अलाउ किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। क्लियर? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, अगर सारे डिसीजंस वही लेता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन का, परचेजिंग का, एचआरएम का, फिनेंस का, सारे डिपार्टमेंट का, सारे यूनिट का, मान लो कि उनके
फैक्ट्री यूनिट ए है, बी है, सी है, कोई बोकारो में है, कोई धनबाद में है, कोई पटना में है, कोई किसी हजारीबाग में है, तो सारे जितने यूनिट्स हैं, अब समझ में आया, डिफरेंट ब्रांचेस, उसके भी सारे डिसीजन एक ही जगह हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे ना ये सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमारे यहाँ सब कुछ कॉर्पोरेट हेड में होता है, हम लोग कुछ नहीं करते। आपने ये सब स्टेटमेंट सुना होगा लोगों के मुंह से। दैट मीन्स कि सेंट्रलाइज्ड पावर है और किसी को अधिकार नहीं है कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है, सारा निर्णय एक ही पॉइंट पे लिया जाता है। नींद आ रही है? थैंक यू। ठीक है, यस। छोटा बड़ा टोटल डिसीजन, छोटे अभी आते हैं उस पॉइंट पे, थोड़ा मुझे बोलने तो दो, लेट मी कंप्लीट। तो सारे डिसीजन, छोटे बड़े सारे डिसीजन एक ही पॉइंट पर जब लेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉलो किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? नाउ वी आर स्टडीइंग सेंट्रलाइजेशन इन रेफरेंस ऑफ हेनरी फियोल, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। वहां पे उन्होंने सेंट्रलाइजेशन टर्म यूज किया है, लेकिन उसको लगभग डिसेंट्रलाइजेशन, अब इसको नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आ जाओ बैठो। डिसेंट्रलाइजेशन प्लीज, वो आएगा, वो अपना जगह ले लेगा, उसको इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे ध्यान से सुनिए, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ। अब हेनरी फियोल ने सेंट्रलाइजेशन टर्म यूज किया है, लेकिन उनका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से, उन्होंने भी कहा कि जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उन्होंने नहीं कहा कि ऑल द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड एट वन पॉइंट, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। आप पढ़िएगा, उस नोट्स में ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, और ठीक है वो नोट्स में वही लिखा है जो मैं बोल रही हूँ, तो बस मुझे सुन लो और उसके बाद पढ़ के आओ और तब पूछो कि ये नहीं समझ में आया ना। तो उन्होंने बोला कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि आपके मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आपका कोई कैसे आप दूसरे किसी कंट्री में अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसीज, डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसीज, अभी आप कपड़ों में है, उसके बाद आप टेलीकॉम में आना चाहते हैं ना, आपके पास एग्जांपल डाइवर्सिफाइड बिजनेस का, नमक से लेकर के 4 व्हीलर्स तक बनाती है टाटा कंपनी, राइट। तो इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मतलब डिफरेंट बिजनेसेस है इनके। ये जो डाइवर्सिफिकेशन का डिसीजन है, ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, या फिर आपके एक्सपेंशन डिसीजन है, या फिर किसी बिजनेस को रोल अप करना है, ठीक है ना, खत्म करना, वाइंड अप करके बंद कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान वाला बिजनेस हो गया था, ये सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाएंगे? सेंट्रल में लिए जाएंगे। अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले रही है ये सारे डिसीजन, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीजन है, जो छोटे मोटे प्लानिंग करने हैं, जो आपके डेली ऑपरेटिव प्लान्स हैं, जो आपके इमीडिएट कुछ इमरजेंसी में आपको डिसीजन लेना है, जहाँ पे आप पूछने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे कुछ बजट निर्धारित हो जाए, जैसे 50,000 तक का, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बैंक में भी है कि 50,000 तक का जो ट्रांजैक्शन करता है कैशियर, वो बिना किसी ऑथराइजेशन के कर सकता है, मतलब उसको उस लिमिट तक किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम घर ही बनाओगे पढ़ते समय तो कैसे समझ में आएगा? अभिनव, ठीक है, अभिनव श्रीवास्तव, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दे दीजिए बाबू। डिसेंट्रलाइजेशन में बोल रही हूँ कि कहाँ पे थी, हाँ, जो ऑपरेटिव डिसीजन है, आपके रेगुलर, कभी कभी इमरजेंसी डिसीजन हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि बैंक में 50,000 से नीचे तक का, यानी 40,999 यहाँ तक का ट्रांजैक्शन एक कैशियर अपने आप ही कर सकता है, उसको किसी का ऑथराइजेशन नहीं लेना, यानी कोई और उसको ऑथराइज नहीं करेगा, वो ये डिसीजन ले सकता है कि ये पेमेंट मुझे कैसे करना, वो कर देगा, ठीक है ना। ये उसका अपना डिसीजन है कि मुझे ये खुद लेना है, उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, वो समझ में आया। लेकिन जैसे ही वो 50,000 या 50,000 प्लस जाएगा, उसको अपने सीनियर कैशियर से लेना पड़ेगा, वो अथॉरिटी मांगता है। जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो जैसे ही आप ट्रांसफर करने जाएंगे ना, वो बोलेगा ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, यानी अब आप अपने सीनियर से वो अपना कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर देंगे, दैट मींस कि यू गेट द ऑथराइजेशन ऑफ योर सीनियर। तो अब समझ में आया कैसे सेंट्रलाइज है, कुछ लिमिट तक आपको आदेश है कि आप कर सकते हैं, उससे जब ज्यादा एक्सीड करेंगे तो आपको आदेश नहीं है, उसके बाद आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज हुआ, लेवल वाइज आपने, बजट वाइज आपने, रिसोर्सेज वाइज आपने, जो भी आपको अथॉरिटी देना है, उसके हिसाब से आपने सीमा तय कर रखा है कि किस लेवल पे किस सीमा तक का डिसीजन वो खुद ले सकता है। उसको एक्सीड करना होगा तो उसको अपने बॉस को
कंसल्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। दैट मीन्स सर्टेन लिमिटेशन तक आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ये काम मैं कैसे करूं। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो आप ऊपर से सजेशंस लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। उसके ऊपर आप उसके ऊपर से लोगों से सजेशंस ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग है ना। दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। अभी समझ में आया? समझ में क्लियर हुआ सेंट्रलाइजेशन? मैं पीछे के स्टूडेंट से पूछ रही हूँ और ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रही हूँ, आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन और व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? एक ही बिंदु पर सारे डिसीजन लिए जाए, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। अलग अलग बिंदु पे थोड़े थोड़े डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, ऑथोरिटी है, वो आपने दे रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन। जो हेनरी फ्यूल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं सेंट्रलाइजेशन लिखते हुए कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग शुड बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो एक पॉइंट पे होना चाहिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है ऑर्गेनाइजेशन पे, जितना ऑर्गेनाइजेशन झेल सकता है, ठीक है ना, उतना दूसरे लेवल पे भी आप करिए। इससे फायदा क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया। इससे फायदा ये होगा कि दूसरे जो लोग डिसीजन ले रहे हैं ना, उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा कि ये मेरा लिया हुआ डिसीजन है, ये मेरा चुना हुआ रास्ता है, इस पे अगर मैं फेल कर गया तो सारी लायबिलिटी मेरी हो जाएगी, और अगर मैं अच्छे से इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लूंगा तो मुझे इसके बदले में एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। समझ में आया? इसके आगे बढ़े तो अगर आपको क्या पढ़ना है, ये डिसीजन अगर आपके मदर फादर ले रहे हैं तो आपको उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट का डिसीजन ले, हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट का डिसीजन ना ले, या तो सिर्फ एक ही पीओएम पढ़ना है। बीबीए में एडमिशन लेते तो बहुत सारे पीओएम जैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं, राइट? तो आपको सारे क्लास में नींद आती है, क्या करते हैं आप? समझ में आ रहा है? रिलेट कर रहे हो? तो यहाँ तुमको इंटरेस्ट है ना, यहाँ तुमको एक बिलोंगिंगनेस सेंस क्रिएट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। यही चीज होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप सीधा आदेश दो और बोलो कि आपको फॉलो करना है, उनको उससे कोई अटैचमेंट फील नहीं होता, तो उनको नींद आती है हर काम करने में। क्या जबरदस्ती का है, जो मन होता है वो बोल देते हैं काम करने के लिए। लेकिन वो जब आपको बुलाए, आपको पूछे कि ये प्रॉब्लम है, तुम बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, और आपने बोल भी दिया कि ये मेरे पास आइडिया है, इस प्रॉब्लम, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो बोले ठीक है करके दिखाओ, है ना? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई गुना बढ़ गई और आपको मजा भी आ रहा है, क्योंकि आपने अपने चुने हुए रास्ते पे उस काम को करना चुना है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है मैम हम ये सब तो लिख नहीं सकते एग्जाम में जो आप समझा रहे हैं। तो मैं ये सब लिखने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, मैं बस ये बोलूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जाए कि सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दोनों के बेनिफिट क्या है, दोनों के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। समझ में आया? पढ़ेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम सेंट्रलाइजेशन भी पढ़ेंगे, और तब हम आपको बताएंगे कि एडवांटेज भी है सेंट्रलाइजेशन का, डिसएडवांटेज भी है सेंट्रलाइजेशन का, तो क्या ज्यादा है उसके बेसिस पर हम चुनते हैं। समझ में आया? क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे चले। अभी टेस्टिंग कौन सा यूज कर रहे हैं? नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन, नॉर्मली। ठीक है, मोबाइल बंद करो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं मोबाइल अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है ना? क्लास में मैं मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम एक आध मोबाइल सीज भी कर लेते हो, तब तो मैं सीज भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना? सड्डा हक मैंने अलाउ कर दिया है। नाउ मोबाइल बंद करके रख लो, तुम्हारे लिए सब कुछ रिवीजन करा रही हूँ मैं, मुझे सब आता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, ठीक है ना? स्टेबिलिटी मतलब आपको बताया था, ये भी हेनरी फ्यूल का वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स में से एक है। सो या दीपांशु बोलिए, कुछ सवाल है? एक्चुअली मैम बस एक दिक्कत, आप कैमरा से ज्यादा दूर मत जाया करेगा मैम, फिर आवाज नहीं आने लगती है। ठीक है, चलो डन, प्रॉमिस। ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, कैमरा से ज्यादा दूर हो जाएगी, नहीं सुनाई देता है, सही है, रियल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मुझे वो भी मैनेज करना होता है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, राइट? स्टेबल मतलब स्थिर होना, और पर्सोनेल का मतलब मैन पावर, राइट? अब मैन पावर की स्थिरता ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्लान्स, ऐसे पॉलिसीज, ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी वर्किंग कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए जिसमें लोग कंफर्टेबल रह सके,
आते ही सोनी मैम ने आप लोगों को बोला कि एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्या नहीं समझ में आता है, आपको मैं कैसे पढ़ाऊं, ये वो, ये सब डराने के लिए नहीं बोला था, ये सब मैं जानने के लिए बोल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद मेरे पूरे कैरियर में ये पहला बैच है जो मुझे ये सब बोल रहा है। ठीक है ना, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है ना, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि हो सकता है मुझे कहीं स्लो होने की जरूरत होगी, आपका ये नया सब्जेक्ट है, पहली बार है, नहीं समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज यू कैन चेक द पास्ट, ठीक है ना, आपके सीनियर सारे अभी भी है यहाँ पे, बीबीए के भी है और बीसीए के भी है, किसी ने ऐसा नहीं बोला था, तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन हाँ मैं तब भी मोबाइल नहीं अलाउ करूंगी, ठीक है, मैं तब भी नहीं अलाउ करूंगी, क्योंकि अगर सारा मतलब एक ही चीज है कि मोबाइल अलाउ कर दीजिए मैम, सामने से देख के समझ में आता है, तो पता नहीं क्यों मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता था, हमारा बहुत बड़ा कॉलेज था, सब कुछ हाई फाई, सब कुछ उसमें टेक्नोलॉजी सब कुछ था, लेकिन स्टिल टीचर्स यूज टू गिव लेक्चर्स एंड वी यूज टू टेक, ये अपने हिसाब से सही है, 214 में ही पहुंचा है, ठीक है ना, माइनस कर दिया था इसने लॉस की क्लास को पहले। ओके नाउ, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते थे ना सर, लेक्चर देते थे और हमारे हाथ बंद नहीं रहते थे, कलम रहते थे और हम लिखते रहते थे, इसलिए लिखते रहते थे, नोट्स दे दिया वो अलग बात है, क्या नोट्स कोई नहीं देता यार, कोई नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए, दैट इज स्पून फीडिंग, ठीक है ना, मैं थोड़ा एक स्टेप और नीचे आके आपकी मदद कर रही हूँ, अगर मैंने नोट्स नहीं दिया होता तो आप कल को बोलते कि मैम लिखवाइए क्लास में, है ना, हमको नोट डाउन करवाइए किताब में क्या है, आप क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा और एक स्टेप नीचे आ जाती हूँ कि आपका पहला सब्जेक्ट है या फिर आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, तो वही चीज जो मैं पढ़ा रही हूँ सेम मैच करता हुआ आपके पास एक रिटन कंटेंट है जिसको आप रेफर कर सकते हो, कोई नोट्स नहीं देता, ठीक है, कहीं भी हायर स्टडीज में आपको नोट्स नहीं मिलेगा, करेक्ट। नाउ अब इधर आते हैं, तो हम लोग लिखते रहते थे और लिखते लिखते क्या करते थे कि वो एग्जाम्पल्स भी ब्रैकेट में लिख लेते थे जो वो उस समय उस चीज को समझाने के लिए बोल रहे होते थे, इससे फायदा क्या होता है, कभी कभी नहीं समझ में आता था, क्या उटपटांग लिख लेते थे, किसी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन खुद को नहीं समझ में आता था, तो जो ब्रैकेट में लिखा रहता था एग्जाम्पल, वो पढ़ के समझ लेते थे कि अच्छा इसका ये मतलब है, और फिर उसको लिखना तो मतलब ही है, लिखना एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन वो समझने में बहुत मदद करता है एग्जाम्पल से, राइट, तो वो उसमें फिर नहीं आती है। नाउ क्योंकि आपके हाथ चल रहे होते हैं, आपका दिमाग चल रहा होता है, आप दो काम कर रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, दिमाग उसको रजिस्टर भी कर रहा होता है, और फ्यूचर के लिए वो रनिंग नोट्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना, रनिंग नोट्स भी आप निकाल लेते हैं। अभी भी किसी क्लास में मैंने किसी बच्चे को बोला नहीं है, लेकिन मैं किसी बच्चे को खुद ही देखती हूँ कि वो ऐसा कर रहा होता है, उसे कुछ बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, सुन के लिख रहा है, मैं टोकती भी नहीं क्यों लिख रही हूँ। स्टेबिलिटी और पर्सनल मतलब मैन पावर, स्टेबिलिटी मतलब उसका स्थिर होना। अब हेनरी फोर्ड ने कहा कि अगर आप अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको इस तरीके का वर्क कल्चर तैयार करना पड़ेगा। मैम आपका साउंड नहीं आ रहा, फंसा हुआ है। को ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो, जहाँ पे लोग आराम से काम कर सके, ठीक है, जहाँ पे लोग आराम से काम कर सके, अच्छे से काम कर सके, कंफर्टेबली काम कर सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सुपरविजन फ्रेंडली रखना पड़ेगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि थोड़े बहुत उनको भी डिसीजन, दिमाग लगाना है ना, उनको भी दिमाग लगाने दीजिए, क्योंकि उनके पास भी दिमाग है, ठीक है, आपके इतना नहीं है, आप टॉप लेवल पे है तो आपके पास ज्यादा दिमाग होगा, लेकिन वो जिस लेवल पे उतना दिमाग तो है, तो उस लेवल के प्रॉब्लम्स उनको क्यों नहीं अपने आप ही सुलझाने देते हो, इतना उनको डिसीजन मेकिंग पावर दो कि वो अपना दिमाग लगाए, क्योंकि दिमाग नहीं लगाएगा तो बोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग दो तरह के होते हैं, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमको दिमाग ना लगाना पड़े, तुम बता दो क्या करना, हम करके रख देंगे। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम ऐसे बने बनाए रास्ते पे नहीं चल सकते, हमको एक्सप्लोर करना, आप हमको टास्क दीजिए, हम उसको अलग तरीके से खत्म करेंगे। अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट फुलफिल होना जरूरी है। स्टेबिलिटी और पर्सनल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितना टिक कर काम करते हैं, अगर लोग ज्यादा टिक कर काम करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक रिक्रूटमेंट के पीछे कंपनी का एक कॉस्ट होता है जो इनकर करता है कंपनी। लाइक रिक्रूटमेंट के लिए कैंपस में आएगी मान लो कंपनी, तो 4 लाख लोगों को भेजती है कंपनी, आने जाने का खर्चा हुआ, ट्रेनिंग का खर्चा हुआ, आपको उन्होंने हायर किया, पेपर पेंसिल जो स्टेशनरी का एक्सपेंसेस होता है वो हुआ, उसके बाद
वो होटल में कहीं रुकेंगे, वो भी खर्चा करती है चलो। कंपनी। उसके बाद वो आपको लेकर जाती है, ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के बाद आप काम, ट्रेनिंग में कितना टूट फूट होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद वो आपको काम पे देती है। अब काम करने के बदले आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, तो क्या वो तुम्हें सिखाने के लिए आई थी इतना मेहनत करके? अब जब तुम्हारा समय है कि उनको तुम काम करके दो, रिटर्न दो, उस समय तुम जा रहे हो, तो क्या हुआ? एक तो उनके 4 मैन पावर का जो कॉस्ट था, तुमको भी तो पे किया सैलरी, वो भी गया। तुमको जो ट्रेनिंग में समय और तुम्हारे ट्रेनिंग में जो भी एक्सपेंसेस किए गए वो भी बेकार हो गए, और दोबारा से पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा एक कॉस्ट इनकर्ड होता है ना, जिसका नुकसान हो जाता है अगर लोग टिक के ना चला दो काम ना करें। बोतलो। इसीलिए लोगों को रोक कर रखना कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ है ना। एट्रिशन रेट आपको टाटा इंडस्ट्रीज में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली उनकी पॉलिसीज है, राइट। अगर बहुत ज्यादा टॉर्चर होगी तो कोई इतना लंबा समय तक नहीं टिकता। ऑलमोस्ट रिटायरमेंट प्लान होता है टाटा से, पीएनजी से, गूगल से, एप्पल से। इस बड़ी बड़ी कंपनी, दे आर द बेस्ट एम्प्लॉयर। क्यों बेस्ट एम्प्लॉयर? बिकॉज दे आर एम्प्लॉय ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। एम्प्लॉय ओरिएंटेड होने का मतलब एम्प्लॉय के भले की बात पहले सोचते हैं, फिर अपने बिजनेस के भले की बात सोचते हैं। क्योंकि पानी पानी पी लो, ठीक है, पानी पी लो। तुम चाहते हो तो बाहर से भी आ सकते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि लोग ऐसा अपने यहाँ स्थिति बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, इतना एम्प्लॉय को अपने यहाँ आप बेहतर बेनिफिट्स दीजिए, ताकि वो यहाँ रुकने जाने से पहले 2 बार सोचे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे यहाँ क्या क्या मिला हुआ है। अगर सिर्फ सैलरी दे रहे हैं तो इसमें कुछ भी उसका भला नहीं हो रहा। वो कहीं भी काम करेगा और सैलरी कमा लेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा अच्छा कमा ले, राइट। लेकिन अगर आप ऊपर से कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं तो बेनिफिट्स को एक बार वो जरूर कंपेयर करेगा कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिले, क्योंकि बेनिफिट्स का भी एक फाइनेंशियल कॉस्ट होता है उनके अपने जेब पे भी, राइट। अगर आपको फ्री में घर मिल रहा है, फ्री में ट्रैवलिंग का सुविधा मिल रहा है, कम्यूटिंग का सुविधा मिल रहा है आपको, अगर आपको कैंटीन की सुविधा मिल रही है, अगर आपको सब्सिडाइज रेट पे लोन मिल रहा है, तो आप एक बार सोचोगे ना कि दूसरी कंपनी मुझे ये सब नहीं दे रही है, 5-10 हजार बढ़ा के दे रही है, लेकिन ये सब नहीं दे रही, इतना 10 हजार तो ऐसे ही बच जाता है यहाँ पे, इससे ज्यादा मेरा यहीं पे बच जाता है। सोचोगे या नहीं सोचोगे? तो यही है, अगर आपकी पॉलिसी फेवरेबल होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल होगा। और लोगों का टिक के रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो काम सीख जाते हैं, और जितना लंबा सीखते हैं, अगर 6 महीने में काम छोड़ के चले जाए तो हमको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं लंबे समय तक काम करूंगी तो मुझे किसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है कब क्या करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 साल से मुझे पता है कि कैसे कैसे काम होता आया है, यहाँ पे मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी। समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल समझ में आया? आपके घर का एग्जाम्पल लीजिए। घर में मान लो कुक रखा हो, किसी ने घर में कुक रखा हो, उसको 1 महीने में ट्रेनिंग देके बताया कि हमारे घर में कम मसाला तेल का खाना बनता है, ठीक है ना, वी डोंट लाइक स्पाइसी फूड। वो समझ में आ गया उसको। 1 महीना तक जो तुमने सिखाया, तुम खुद किचन में खड़े हो ना, या मम्मी खड़ी या कोई खड़ा, उसको बता रहा है, 1 महीने बाद वो वहां से निकल ले, क्या फायदा? फिर दूसरा लाओ, फिर दूसरे को छोड़ो, हम ही बना लेते। जब हर महीना खुद ही बनाना है, कभी सिखाने के लिए कभी बनाने के लिए, सिखाना ज्यादा मुश्किल काम है, राइट। तो कोई फायदा है वैसे कुक को ट्रेनिंग देके? अब आप समझ गए होंगे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्यों जरूरी है, राइट। ठीक है, या बाकी हम लोग है क्या बोलो? हम पहले पॉइंट 4 अभी तो कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। देखो वेटिंग में कोई हो तो देखो, कोई होगा तो मैं उसको कर लूंगी, मैं बीच बीच में कर रही हूँ। अभी कोई नहीं है, राइट। तुम मत उठाओ ना फोन, मैंने फोन उठाने किधर बोला? तुम क्या उसके लिए आई हो यहाँ पे? तुम यहाँ समझो, तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये। रहने दो, ऑफ करो फोन को, बैग में रखो, नहीं तो फोन मुझे दे दो ना। या 1 मिनट, क्वेश्चन है। Attrition rate means number of people joining the organization and number of people leaving the organization. Attrition rate means the number of people leaving your organization. नो मैम ये बात पॉसिबल मैथमेटिकल हाँ 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 ऑफिस एनवायरनमेंट
No. जल्दी आशीष आशीष ओके ओके घबराना नहीं है आप बस सीधे बोल दो सीधे बोलो आई वुड लाइक टू reiterate on the point I would like to reiterate on the point हाँ हेलो मैम हेलो मैम यू आर नॉट ऑडिबल जल्दी बोल I would like to reiterate on the point ठीक है, उसको पता Hello? होता है कि वो कौन सा काम हेलो किससे मैम। करवाना है, ठीक है ना। हमारे पास हम भरे हुए हैं लोग, अब हमको चुनना है कि किसको कौन सा टास्क असाइन करना है ताकि काम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो मैनेजमेंट में काम करवाना, एडमिनिस्ट्रेशन में काम डिसाइड करना, थिंक करना, इसमें एग्जीक्यूट करना। दे आर पेड एम्प्लॉयज। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का नाम ले लीजिए, बट दे आर पेड एम्प्लॉयज, राइट। दे आर वर्किंग फॉर सैलरी, दे डोंट हैव एनी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। बट एडमिनिस्ट्रेशन का शेयर होता है नुकसान में भी और प्रॉफिट में भी। अगर अच्छा कमाई हुआ तो प्रॉफिट अच्छी मिलेगी, अगर खराब कमाई हुआ तो लॉस आपको झेलना पड़ेगा। इससे इसको कोई खास मतलब नहीं होगा। अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो दूसरा नौकरी ढूंढ लेगा, ठीक है ना। इसको फिर दूसरा नौकरी, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, राइट। हाँ, अब मैं बताती हूँ। अभी अगर आपका सिंपलाइज्ड है, ठीक है ना, तो डिसीजन मेकिंग पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अगर आपका डिसेंट्रलाइजेशन है तो हर एक लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर है। जो बड़े डिसीजंस हैं वो आप लीजिए, ठीक है ना। आपका क्या लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपने डिसाइड किया, नाउ लीव इट टू मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, दे विल डिसाइड हाउ टू अकम्प्लिश दैट गोल। क्लियर, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट बोलते हैं नॉर्मली मैनेजमेंट के बिना भी बिजनेस रन कर जाता है। कैसा बिजनेस रन करता है? जो बहुत छोटा बिजनेस होता है, लेकिन वही बिजनेस जब बहुत बड़ा हो जाता है तो यू कैन नॉट मेक इट विदाउट दिस, राइट। क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट यूनिट में। जब छोटा बिजनेस है एक ही आदमी ओनर और मैनेजर हो जाता है, लेकिन जब वो बड़ी बिजनेस हो गई है तो अलग करना पड़ेगा आपको इस दोनों लेवल को, और इसका काम अलग होगा। इसका काम होगा असेंबलीज ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स का होता है, टॉप लेवल का होता है, कि कहाँ से मैं कितना संसाधन जुगाड़ करूं ताकि मैं सबके नीड्स को फुलफिल कर सकूं। जो भी डिसीजन लिया गया कि ये करेगा, ये करेगा, सबका काम चले। लेकिन यहाँ पे क्या काम है, आपको रिसोर्सेस इन्होंने एलोकेट कर दिया, अब आप इसको यूटिलाइज करिए अपने तरीके से जो आपको सही लगता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आया डिफरेंस समझ में? इसीलिए कहते हैं कि ये जो है छोटे बिजनेस में नहीं भी रह सकता, लेकिन ये हर जगह रहता है, नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया तो अभी भी बोलो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्लियर है? पक्का? पक्की बात? नींद आ रही है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या एनजीओ में नहीं भी रह सकता है, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो इतने ज्यादा किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए अगर आपको कुछ पूछना नहीं तो। मैम श्वेता को प्लीज माइक बंद करने, उसका आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। किसका? मैम श्वेता, यस मैम, उसको बोलिए माइक बंद म्यूट करने। योरसेल्फ। श्वेता म्यूट योरसेल्फ, और सबका माइक म्यूट होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको कुछ पूछना नहीं हो म्यूट करिए।
ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी आपके पास और टाइम है, अगर ब्रेक चाहिए तो मैं थोड़ा ब्रेक भी दे दूंगी। सोशल ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? हम ओहो क्लास ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? मैंने ऑर्डर एक पॉइंट पढ़ाया था। ऑर्डर का मतलब क्या सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, या अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि क्रम में इसको अरेंज करना, बी इट अपवर्ड बी इट डाउनवर्ड। लेकिन ऑर्डर तो है इसमें। इसी तरीके से ऑर्डर उन्होंने बोला था सोशल और फिजिकल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर समझ में आया जब मटेरियल का अरेंजमेंट सीक्वेंस पे हो, जहां उसकी जरूरत है वहां रखी हुई हो, या फिर इन्वेंट्री में स्टॉक में अच्छे से लिख करके लिखा होगी यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है, इस लॉकर में क्या रखा गया है, इस बोरे में क्या रखा गया है। अब तभी तो उसको अनपैक कर पाएंगे या जरूरत के समय में एक्सेस कर पाएंगे। नहीं तो सबको खोलो, है ना, सारे डब्बे को खोलो कि किसमें क्या है, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब मटेरियल ऑर्डर समझ में आ गया कि बिल्कुल स्टिकर लगा दो, या ट्रांसपेरेंट डब्बा है, ग्लास का जार है, आपको सब समझ में आ जाता है। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना होता खोल खोल के देखने के लिए कि किसमें क्या रखा है, आप काम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए कीप इट इन अ फिजिकल ऑर्डर, मटेरियल को क्रम में अरेंज करके रखना ताकि तुम्हें जब जरूरत हो तुम उसको हैंडी तुम्हारे लिए हो, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस को वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट है सोशल ऑर्डर, जो नहीं समझ में आया। सोशल ऑर्डर इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स में सोशल, यहाँ पे सोशल ऑर्डर ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से किस ऑर्डर में अरेंज किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत स्किल्ड है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में या यूपी में, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, एक वैकेंसी निकली थी, ठीक है ना। एक वैकेंसी निकली थी क्लर्क की पोजीशन के लिए या प्यून के पोजीशन के लिए, और उसमें इंजीनियर्स जो थे, जो डिप्लोमाधारी थे, जो पीएचडी थे, जो पीजी थे, सब ने अप्लाई किया था, ठीक है ना। अगर उसमें हम किसी इंजीनियर को या किसी पीएचडी वाले को ले लेते हैं और उसको प्यून का काम दे देते हैं, क्या वो सही जगह पे प्लेस्ड है? अगर वो टैलेंटेड है तो क्या वो सही जगह पे प्लेस्ड है? जस्ट बिकॉज इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि उसको अप्लाई करना पड़ रहा है। वो चाह रहा है कि चलो प्यून ही सही, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि उसको प्राइवेट नौकरी पे भरोसा नहीं है, कब निकाल देगा कब रखेगा। समझ में आया? तो वो सही ऑर्डर में प्लेस नहीं है, उसको जहां होना चाहिए वहां पे वो नहीं है, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, मेरिटोरियस जो है, जो अच्छा मेहनती है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके ग्रोथ को तुमने रोक दिया है, और तुम्हारे जान पहचान का है, उसको तुम प्रमोट किए जा रहे हो, उसको अच्छी सैलरी दिए जा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे घर का मेंबर है, उसको तुमने एकदम ऊपर तक पहुंचा दिया। ऑर्डर गलत है। समझ में आया अभी? सोशल ऑर्डर दिस इज नॉट इन ऑर्डर। जिसको जहां होना चाहिए था वहां रखो। सिमिलरली स्किल है आपके पास कुछ और काम करने का, और आपका प्लेसमेंट हमने किसी और डिपार्टमेंट में कर दिया, अगेन डिसऑर्डर, राइट। अगेन आपको सही ऑर्डर में नहीं प्लेस किया गया है। तो ये सोशल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर को किस तरह से रखना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसमें कौन सा स्किल है, उसके हिसाब से उसको जॉब असाइन करना ही ह्यूमन को सही ऑर्डर में दर्शाता है। गॉट इट? हाँ, ये पॉइंट किसका था, अब ये कौन बताएगा? बताओ। हेनरी फ्योल के 14th प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर दो ऑर्डर मैंने बताया था, फिजिकल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर, राइट। किताब पढ़ो, नहीं किताब पढ़ोगे तो कम से कम वो नोट्स पढ़ लो, और वो अगर नोट्स पढ़ोगे तो फेल नहीं करोगे, पास भी करोगे, एमसीक्यू भी बनाओगे, और सारे क्वेश्चन आंसर उसी में करोगे, ठीक है। अच्छे नंबर से पास करोगे। तुम लोगों को एक ये है ना, एक लिमिटेशन या एक अपने मन में एक सस्पेंशन कि उससे पास करेंगे कि नहीं करेंगे, किताब में कुछ और है। वो इतना कस्टमाइज्ड है आपके लिए कि आपके सिलेबस का एक भी पार्ट आई कैन नॉट डेयर टू लीव, है ना। मैं कर सकती हूँ क्या? कल को तुम एग्जाम दे के आओगे, मेरे सर पे चढ़ जाओगे, मैम ये नहीं पढ़ा आपने, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं आपने, किस नहीं पढ़ाया? तुम्हारे सिलेबस का एक एक पार्ट है उसमें। लेकिन मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते कभी नहीं बोलूंगी कि किताब मत पढ़ो और रेफरेंस बुक मत पढ़ो। मैं तो हमेशा बोलूंगी कि और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो, क्योंकि आपके पास बुक है, और बुक तो ज्ञान का भंडार होता है, आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, राइट। लेकिन अगर आपको कम पढ़ना है तो आप समझ में आया, आपका काम उसमें
चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत पढ़ना है, बहुत इंटरेस्ट है, तो आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, और जो प्रॉब्लम लेकर आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। ठीक है कि मैम ये नहीं समझ में आया, मैम वो नहीं समझ, अभी समझ में आया। इफेक्टिवनेस किसी को नहीं समझ में आया, तुम्हारा ही क्वेश्चन है, इसको कोई और एक्सप्लेन कर दो प्लीज। इफेक्टिवनेस इसमें से मैंने किसी को बताया था, आज वो एब्सेंट है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो मैंने बताया तो सिर्फ उसी को नहीं बताया था, यहाँ आप लोगों को भी बताया था। क्या है इफेक्टिवनेस, बताइए। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मैंने बताया था, क्या है वो इफिशियंसी और क्या है इफेक्टिवनेस। कोई काम कितने अच्छे से हो रहा है। ओके, और कुछ क्या हो गया पीछे, फिर तुम लोग मास्क के अंदर से बात कर रहे हो या बिल्कुल नहीं, वो इफिशियंसी हो गया। ठीक है ना, मैं बताती हूँ। इफेक्टिवनेस मतलब आपका जो आउटपुट है, आपका जो आउटपुट है वो बेंचमार्क जो है आपका, उससे कितना ज्यादा मैच करता है, 100% मैच कर रहा है। इफेक्टिव आउटपुट यानी जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, जैसा हमने डिजायर था वैसा ही रिजल्ट आया है, दैट मींस इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है ना, प्रभावशाली तरीके से तुमने काम किया है और क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत इफेक्टिव तुम्हारा प्रोसेस है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इस प्रोसेस को फॉलो करने से। जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, जैसा हमने तय किया था। कुछ बोलना है तो बोल दो, जल्दी बोलो। क्या बोलता है? मैं अभी समझा रही हूँ ना। क्या नाम है तुम्हारा? शॉर्ट नेम बताओ। गोपू। और गोपी। ओके गोपू, पूरा नाम क्या है? ऐसे तो तुम लोग किसी के गोपाल। ओके गोपाल, मेरे लिए इतना ही। तुम लोग यहाँ कहाँ चले? राम गोपाल श्रीवास्तव। स्वयं गोपाल श्रीवास्तव। तो मेरे लिए तुम्हारा नाम स्वयं ही है, लेकिन पता नहीं मुझे गोपू याद है। ओके ठीक है क्लास, नाम मुझे पता चल गया, गोपू। इफेक्टिवनेस मतलब क्या हुआ कि जब आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो गया 100%, यानी तुमने जो भी एफर्ट डाला था, जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किया था, जो भी तरीके से काम किया वो बहुत इफेक्टिव था। इट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोसेस, इट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मेथड, क्योंकि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था बेंचमार्क, उससे तुम्हारा आउटपुट 100% मैच कर रहा है। राइट, इफेक्टिवनेस समझ में, गुणवत्ता की बात करते हैं। लेकिन एक और वर्ड है इसमें, इफिशियंसी। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। इफेक्टिवनेस मतलब बहुत अच्छा है, क्वालिटी में बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा आपने क्वालिटी दिया है हमको। लेकिन इफिशियंसी का क्या मतलब हुआ कि आपको मैंने 10 रुपीज दिया था, तुमने 10 रुपीज में यही आउटपुट मुझे दिया है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, लेकिन किसी ने मुझे 6 रुपीज में सेम रिजल्ट दे दिया, तो दिस बिकम एफिशिएंट मेथड। अब ये मेथड जो होगा, जो मान लो बी है और ए है, तो जो बी ने यूज किया है उसके मेथड को हम बोल सकते हैं कि ही अडॉप्टेड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड। इसने क्या क्या किया? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड को अडॉप्ट किया। व्हाइल ए ने क्या किया? जस्ट इफेक्टिव। ठीक है ना, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसने में आपको मिला तो ऑब्वियसली आप ये सुनोगे ना। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स जस्ट द डिफरेंस। ठीक है, और कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बोल सकते हैं कि अब आपको क्या नहीं समझ में आया या पहले क्या नहीं समझ में आया था। कोई भी नींद आती है ना, अब इसका मैं क्या करूं? ये टाइम ऐसा हो सकता है नींद आए, या फिर आपने अपना दिमाग नहीं चलाया, ये भी हो सकता है। राइट, आप लिखना शुरू कर दीजिए, हो सकता है उससे नींद थोड़ा कम आए। खाना पीना खा के आते हो ना, अब बदनाम मुझे करते हो तुम। I didn't feel any ऑफेंसिव नहीं हो रही हूँ मैं, डिफेंसिव नहीं हो रही हूँ मैं, बिल्कुल सही है।
आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, इसने मुझे पर्सनल जाके बोला और मैंने पब्लिकली डिस्कस किया, राइट। मैंने बोला ना जाओ मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का कोई स्टेटमेंट नहीं होता। हमने ये भी आपको पढ़ाया है मैनेजमेंट में कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंडिविजुअल बोल रहा है, उस क्लास के बिहाफ में ही बोल रहा था कि क्लास में ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने बोला तो क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम मुझे भी समझना है, राइट। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा कम पढ़ाएंगे। एक एक पॉइंट यहाँ पे बताने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता है किसी को, तो मैं एक एक वर्ड का मतलब, तुम सिर्फ वो वर्ड का मतलब ध्यान रख लो, तुम पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे। तो मैं कोई इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको ग्राफिक्स नहीं बना के बता सकती, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ग्राफ्स इसमें होंगे नहीं। जहां डायग्राम होंगे मैं हर जगह डायग्राम दूंगी, और जहां मैं नहीं दूंगी वहां भी तुमको बोलूंगी तुम डायग्राम बनाना। डायग्राम क्या बनाना है? स्टेप का डायग्राम बना देना, ठीक है ना, प्रोसेस का डायग्राम बना देना। जहां जहां जरूरत होगा मैं खुद दूंगी। और कुछ? अब आगे चले या थोड़ा ब्रेक दे? ब्रेक ये हो सकता है कि 10 मिनट के ब्रेक के बाद, और कितना टाइम रहेगा हमारे पास? 3 से मेरे क्लासेस हैं, तो 3 बजे मेरा क्लास है, तो कब तक? मैं तो लॉ सर के क्लास में आई थी ना, तो लॉ सर का क्लास हाफ डन, 1 घंटा डन, हाफ डन, ठीक है ना। मेरा अभी भी बचा हुआ है 20 मिनट। किसको छोड़ दूं? इसका क्लास नहीं है। अगेन नाउ ऑथोरिटी, क्लास छोड़ने की जिम्मेदारी ऑथोरिटी मुझे नहीं दी गई है। मैं क्लास ले सकती हूँ और ठीक है, लेकिन छोड़ नहीं सकती। तो मैं छोड़ क्या क्या ठीक है, चलो आगे का। तो हम लोग कहाँ तक थे? पीछे मुझे ये बताओगे तभी तो मैं आगे स्टेबिलिटी और पर्सनल 12 पॉइंट, 2 पॉइंट और बचा है, ठीक है। ऐसा करती हूँ, कंप्लीट कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करेगा, आपस में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी को नींद आ रही है वो जाए, हाथ मुंह धो के वापस आए। जाओ आकर के मुझे बोल देना, रोल नंबर में बना दूं।